जय हिंद। आज है क्लास 26 और आज हम लोग पूर्व मध्यकाल को कवर करने वाले हैं। जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फिर से एंशिएंट का सीरीज जो कि हम लोग पहले स्टार्ट किए हुए थे उसको हम लोग फिर से कवर करना स्टार्ट करने वाले हैं। और जो लास्ट सेक्शन हम लोग का बचा हुआ था प्री मिडाइवल टाइम फ्रेम, जिसका कि टाइम फ्रेम है 750 से लेकर के 1200 ईडी का टाइम फ्रेम को हम लोग कवर करने वाला है। ये रिसेंट साइकिल में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एरिया है ये वाला। चाहे यूजीसी नेट का बात करें या अदर एग्जाम का, जहाँ भी हिस्ट्री सिलेबस का हिस्सा है वहाँ पर से या ये वाला एरिया से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो कि टाइम फ्रेम है 750 से लेकर के 1200 का। तो इसको हम लोग दो एरिया में कवर करने वाले हैं। एक एरिया होगा 750 से लेके 1000 एडी तक का। और आपको याद होगा कि अभी हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक टाइम फ्रेम ये रहने वाला है, दूसरा टाइम फ्रेम रहने वाला है 1000 से लेकर के 1200 ईडी तक का टाइम फ्रेम। तो प्री मिडाइवल टाइम फ्रेम खुद ही अपने में दो पार्ट में डिवाइड है। और जैसा कि हम लोग हर सेक्शन को दो पार्ट में बांट करके कवर करते हुए आ रहे हैं अभी तक, साउथ का हम लोगों ने अलग कवर किया और नॉर्थ को हम लोगों ने अलग कवर किया। उसी तरह ये 700 लेकर के ये जो 1200 ईडी का टाइम फ्रेम है, यहाँ भी हम लोग नॉर्थ को अलग कवर करने वाले हैं और साउथ को अलग कवर करने वाले हैं। तो ये वाला आने वाला कुछ समय में एक ब्लू प्रिंट है, कैसे हम लोग ये जो प्री मिडाइवल टाइम फ्रेम है इसको कैसे कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे, यदि आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे, तो ये बात आपको खुद रियलाइज होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला टाइम फ्रेम, जो कि प्री मिडाइवल पीरियड का है 750 लेकर के 1200 एडी का। इससे पहले हम लोगों ने सभी एंशिएंट इंडिया का टाइम फ्रेम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि आपको याद होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस स्टार्टिंग से बात करें तो वैदिक पीरियड का हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। 1500 से लेकर के 1000 बीसी, जिसको कि ऋग वैदिक काल कहते हैं। और इस काल में आर्य आर्य का आगमन हो रहा था, कुछ आर्य जाति के बारे में हम लोग देखे थे। उसके बाद 1000 से 600 बीसी, जिसको कि पोस्ट वैदिक हमने कहा था। इसमें क्या हो रहा था कि ईस्ट के साइड जो है जनसंख्या विस्तार हो रहा था, अब ईस्ट के तरफ अपना एक्सटेंशन हो रहा था। उसके बाद जो बुद्ध काल है, महाजनपद काल है, सूत्र काल है, जिसका टाइम फ्रेम है 600 से लेके 400 बीसी का टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में 16 महाजनपद का उद्गम हम लोग देखते हैं। 16 महाजनपद का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या राजधानी है, क्या लोकेशन है, कौन कौन सा राजा इंपॉर्टेंट है। इसी में हम लोग मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, शिशुनाग, इस तरह का टाइम फ्रेम को हम लोगों ने कवर किया था, पॉलिटिकल चेंजेस को कवर किया था। और ये वाला पूरा का पूरा एरिया हम लोग का एंशियंट का स्ट्रक्चर का बेस है ये वाला। तो अगर ये वाला अगर दिमाग में रहता है, ये वाला अगर याद रहता है, तो फिर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से अगर क्वेश्चन सजाने के लिए मिलता है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बुद्ध काल के बाद हमने मौर्य काल को कवर किया था, जिसका टाइम फ्रेम था 400 से लेकर के 200 बीसी का टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, और फिर अशोक के स्पेशल हम लोग सभी शिलालेखों के ऊपर बात किए थे। कौन सा शिलालेख कहाँ से मिला है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज वर्णन किया गया है, ये सारा कुछ हम लोग मौर्य में कवर किए थे। पोस्ट मौर्य में हम लोग यहाँ पर दो सेक्शन में यहाँ पे आके हम लोगों ने कवर किया था। नॉर्थ को अलग कवर किया था और साउथ को अलग कवर किया था। और ये जो हम लोगों ने देखा था कि इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, ये सब का इन्वेड हो रहा था, किस प्रकार से शुंग रूलर और कन्नौज रूलर का एस्टेब्लिशमेंट होता है। और फार नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो सातवाहन को हम लोगों ने देखा था, चेर चोल पांड्या को देखा था। तो ये पोस्ट मौर्य का ये कहानी चल रहा था, जो कि 200 से लेकर 300 एडी, मतलब कि सीधा सीधी 500 साल का इतिहास है पोस्ट मौर्य टाइम पीरियड। तो ये हम लोग का कवर हो चुका था। उसके बाद गुप्ता पीरियड को हम लोगों ने कवर किया था। गुप्ता पीरियड में मेनली हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर बात किए थे, समुद्रगुप्त के ऊपर बात किए थे, रामगुप्त के ऊपर बात किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर बात किए थे, कुमारगुप्त के ऊपर बात किए थे, स्कंदगुप्त के ऊपर बात किए थे। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जो कि गुप्ता डायनेस्टी का रहा था, इन सब के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। इसको क्यों गोल्डन
एरा कहा जाता है, ये सब हम लोगों ने बात किया था। हर एक एरिया जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल चेंजेस के दृष्टिकोण से, हमने सब कुछ कवर कर लिया था। उसके बाद पोस्ट गुप्ता में हम लोग जब आए तो हम लोग यहाँ पे स्पेशली 600 से लेके 750 एडी का टाइम फ्रेम हम लोगों ने हर्षवर्धन को डेडिकेटेड ये टाइम फ्रेम को कवर किया था। किस प्रकार हर्षवर्धन अपना भाई का बदला लेता है, किस प्रकार वो बंगाल में जाकर के अटैक करता है, किस प्रकार उत्तर गुप्त जो शाखा है मालवा वाला या फिर पाटलिपुत्र वाला स्टेब्लिश होता है। ये सब पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड का ये कहानी चल रहा था। और यही टाइम फ्रेम में हम लोग चालुक्य को भी कवर किए थे, चालुक्य का क्रोनोलॉजी को कवर किए थे। और मैंने आपको वहीं पे बताया था कि ये एक चालुक्य है और एक चालुक्य की शाखा आएगा जब राष्ट्रकूट जब खत्म होगा, उसके बाद फिर से उत्तरवर्ती चालुक्य जिसको कहा जाता है, वो फिर से इस्टेब्लिश होगा साउथ में। तो यहाँ तक पॉलिटिकल चेंजेस हम लोग कवर कर चुके थे। पोस्ट गुप्ता तक का टाइम फ्रेम हम लोग का कवर हो चुका था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टाइम फ्रेम आप लोग के जहन में अब तक होगा, क्योंकि एक बहुत लंबा समय के बाद फिर से वीडियो बन रहा है। तो हो सकता है कि आप पीछे वाला भूल गए होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा अचंभा की बात नहीं है। हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। तो ये हम लोग का दायित्व है, अपना दायित्व है कि उसको समय पर बार बार उसको रिवीजन किया जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जमा हो जाए। तो ये वाला सारा सेक्शन कवर करने के बाद एक सेक्शन बचा हुआ है जो कि है हम लोग का प्री मिडाइवल टाइम पीरियड, जो कि है 750 से लेकर के 1200 एडी तक का टाइम फ्रेम। और इसको भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांट करके कवर करेंगे। एक पार्ट होगा 750 से लेकर 1000 एडी तक का, और एक टाइम फ्रेम होगा 1000 से लेकर के 1200 एडी तक का टाइम फ्रेम। और इसमें हम लोग उसी तरह जैसे कि हम लोग कवर करते आ रहे थे, नॉर्थ का अलग और साउथ का अलग, हम लोग दोनों सेक्शन में नॉर्थ अलग और साउथ को अलग कवर करने वाले हैं। तो ये आगे क्या रेफरेंस है कि हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं 750 से लेके 1000 तक का टाइम फ्रेम का। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये टाइम फ्रेम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अब ये वाला एरिया में बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। ये वाला जो पूरा नोट्स है ये मेरा अपना नोट्स है, तो अभी ये बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आप लोग को थोड़ा ज्यादा क्लियर होते चलेगा। सबसे पहले ये देखना है कि ये जो टाइम फ्रेम है, इसमें तीन डायनेस्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है गुर्जर प्रतिहार, एक है पाल, और एक है राष्ट्रकूट। ये तीनों डायनेस्टी से लगातार यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है। इसका क्रोनोलॉजी ईयर में क्रोनोलॉजी सजाने के लिए रूलर से संबंधित क्वेश्चन पूछते रहता है। इसीलिए ये वाला एरिया मतलब इसका क्रोनोलॉजी को याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 750 एडी में स्टेब्लिश होता है गोपाल के द्वारा। और गोपाल के बाद धर्मपाल, इसका इम्पोर्टेंट रूलर है एक धर्मपाल। और उसके बाद है देवपाल। ये तीनों को खास तौर पर याद रखना है। और क्यों याद रखना है खास तौर पर, क्योंकि आपको पिछला क्लास याद होगा जब हम लोग हर्षवर्धन को कवर कर रहे थे, तो वहां पे एक गौंड का रूलर था जिसका नाम था शशांक। शशांक का मृत्यु के बाद बंगाल में गौंड वाले एरिया में एक वैकेंट हो जाता है, एक 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 अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो वहां का प्रजा लोग ही गोपाल को राजा घोषित कर देता है। तो इसीलिए यदि पूछा जाए कि किसको जनता ने राजा चुन लिया था, तो वो है गोपाल। गोपाल ने पाल वंश का स्थापना किया, जो कि वहां का जनता ही उसको राजा घोषित कर दिया, क्योंकि वहां एक वैकेंट पैदा हो गया था। और गोपाल के द्वारा उदंतीपुरी का निर्माण किया गया। उदंतीपुरी मठ को गांव दान में दिया गया। ये गोपाल के बारे में एक तिब्बत हिस्टोरियन है तारानाथ, वो बता रहे हैं कि जनता के द्वारा गोपाल को राजा चुन लिया जाता है। उसके बाद गोपाल के बाद एक इम्पोर्टेंट रूलर है धर्मपाल। धर्मपाल को अक्सर हम लोग याद रखते हैं विक्रमशिला के सिलसिले में, लेकिन विक्रमशिला के अलावा भी यदि हम लोग बात करें तो नालंदा को गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है विक्रमशिला मतलब धर्मपाल के द्वारा। नालंदा को 200 गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। वहीं देवपाल का बात करें तो देवपाल भी नालंदा को गांव दान में दिया था, लेकिन ये 5 गांव दान में दिया था। तो इससे अक्सर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 200 गांव दान में दिया था और किसने 5 गांव दान में दिया था।
तो इस सिलसिले में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि किसने नालंदा को कितना गांव दान में दिया था। इसके अलावा धर्मपाल के बारे में एक चीज और याद रखना है कि एक रूलर है, गुज्जर प्रतिहार का एक रूलर है वत्सराज। गुज्जर प्रतिहार का एक रूलर है वत्सराज, जिसने की जिसने कि धर्मपाल को पराजित किया था। ये चीज को ध्यान देना है। और ये वाला जो एरिया चल रहा है, मतलब कि ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष का टाइम फ्रेम चल रहा है। मतलब ये कि ट्राइपार्टाई वॉर हो रहा है। और वो वॉर क्यों हो रहा है? वो वॉर हो रहा है कन्नौज के कन्नौज को लेने के लिए ये वॉर चल रहा है। ये वाला एरिया, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा उस समय में था। जो एक समय में पाटलिपुत्र का इम्पोर्टेंस था, गुप्ता पीरियड तक आते आते जो स्थान मगध का पाटलिपुत्र का था, वही स्थान पोस्ट मौर्य, या फिर हम यूं कहे कि पोस्ट मौर्य से ही वो स्थान कन्नौज का होने लगा था। एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया, एक दोआब वाला एरिया, गंगा यमुना का दोआब वाला एरिया, बहुत उपजाऊ भूमि है ये वाला। और ये पूरा नॉर्थ के लिए गेटवे है कन्नौज। नॉर्थ के लिए गेटवे है। साउथ में अगर जाना है तो साउथ में भी आने के लिए कन्नौज एक इम्पोर्टेंट जगह है। इसीलिए कन्नौज को प्राप्त करने के लिए ये तीनों डायनेस्टी, ये गुज्जर प्रतिहार भी, और ये राष्ट्रकूट भी, और ये पाल भी, ये तीनों लगातार संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोग के बीच केवल एक युद्ध हुआ, या केवल चार युद्ध हुआ, या केवल पांच युद्ध हुआ। इन लोग के बीच लगातार युद्ध होते रहा। और अभी तक रिसर्च जारी है कि कौन से युद्ध किसने जीता, कौन हारा। लेकिन एक चीज ये ध्यान देना है कि अंतिम रूप से कन्नौज जो है वो गुज्जर प्रतिहार राजवंश के द्वारा जीत लिया जाता है। इसके बीच में कई बार राष्ट्रकूट जीतता है, कई बार पाल जीतता है, कई बार गुज्जर प्रतिहार जीतता है। लेकिन लास्ट में यदि पूछा जाए कि कौन जीतता है, तो वो गुज्जर प्रतिहार के द्वारा ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, ये जीत लिया जाता है। तो इसी दौरान में, ये त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान में, ये तीनों डायनेस्टी एक दूसरे से बहुत बार टकराते हैं। बहुत बार युद्ध होता है। कभी वत्सराज पराजित कर देता है धर्मपाल को, कभी वत्सराज को पराजित कर देता है ध्रुव के द्वारा, कभी पराजित कर दिया जाता है। अभी जो हम लोग धर्मपाल का कहानी देख रहे थे कि धर्मपाल को वत्सराज के द्वारा हरा दिया जाता है। और ये जो ध्रुव है, जो कि एक राष्ट्रकूट राजा है, ध्रुव फिर हरा देता है वत्सराज को। ये वाला सिनेरियो के बाद क्या होता है कि धर्मपाल को अपना साम्राज्य एक्सटेंशन करने का पुनः मौका मिल जाता है। और वो पुनः धर्मपाल अपना साम्राज्य को स्टेब्लिश करता है। तो ये था धर्मपाल। धर्मपाल के बाद एक इम्पोर्टेंट रूलर है देवपाल, जिसने कि 5 गांव, नालंदा को 5 गांव इसने दान में दिया था। ये भी एक प्रतापी रूलर है। मिहिर भोज को देवपाल ने हराया था। मिहिर भोज कौन है? मिहिर भोज एक गुज्जर प्रतिहार का रूलर है। मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार का। और ये मिहिर भोज और भोज परमार दोनों अलग अलग है। भोज परमार जो है वो परमार वंश का है। और मिहिर भोज, जिसने कि आदि वराह की उपाधि धारण किया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण किया था? तो वो गुज्जर प्रतिहार जो रूलर है मिहिर भोज, उसके द्वारा जो आदि वराह की उपाधि है वो धारण किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं देवपाल के बारे में। तो देवपाल ने शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव को जो है नालंदा में गांव दान में देने का उल्लेख मिलता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने किया था, तो ये देवपाल ने ऐसा किया था। धर्मपाल के बारे में एक चीज और है कि सोमपुरी का भी स्थापना जो है वो धर्मपाल के द्वारा किया जाता है। और एक बौद्ध लेखक है हरिभद्र सूरी, ये भी अ, धर्मपाल के दरबार में ही रहे थे। तो इतना कुछ ये पाल डायनेस्टी से गोपाल, धर्मपाल और देवपाल के बारे में याद रखना है। पाल डायनेस्टी में एक चीज और याद रखना है, जिससे क्वेश्चन बन चुका है कि मत्स्य न्याय अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो वो पाल डायनेस्टी से संबंधित है मत्स्य न्याय। इसको मैच द फॉलोइंग करने के में शायद पूछा हुआ था ये कि मत्स्य न्याय किससे संबंधित है, तो वो पाल डायनेस्टी से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। तो ये पाल डायनेस्टी का ये तीन रूलर हो गया, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। ये तीनों रूलर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ही इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट दो रूलर है विग्रहपाल और नारायण पाल। इसको क्रोनोलॉजी में याद रखना है कि देवपाल के बाद विग्रहपाल है, विग्रहपाल के बाद नारायण पाल है। उसके बाद जो नेक्स्ट तीन रूलर है, ये नेक्स्ट तीन रूलर इंपॉर्टेंट रूलर है। एक है महिपाल, जिसको कि सखन संस्थापक कहा जाता है। एक है रामपाल और एक है मदनपाल।
तो ये तीनों पाल को याद रखना है, महिपाल, रामपाल और मदनपाल। महिपाल को इसलिए याद रखना है कि इसका टाइम फ्रेम लगभग लगभग 1020-25 का टाइम फ्रेम इसका महिपाल का है। और ये वही टाइम फ्रेम है जब साउथ में चोल डायनेस्टी अपना विस्तार कर रहा है, नॉर्थ में अपना विस्तार एक्सटेंड हो रहा है, और इंडोनेशिया वाला एरिया, जावा वाला एरिया में भी अपना चोल साम्राज्य विस्तार कर रहा है। और कमान कौन संभाला है? कमान संभाला है राजेंद्र चोल, जिसको कि सिकंदर भी कहा जाता है कभी कभी। तो मतलब राजेंद्र चोल, जो कि चोल डायनेस्टी का एक प्रतापी रूलर है, वो नॉर्थ में आकर के महिपाल को हरा देता है। तो इसीलिए महिपाल एक इम्पोर्टेंट रूलर है। और ये आप देखेंगे कि ये वही समय पीरियड चल रहा है जब नॉर्थ में भी अटैक हो रहा है। नॉर्थ में भी अटैक हो रहा है, और नॉर्थ में अटैक हो रहा है महमूद गजनवी के नेतृत्व में अटैक हो रहा है। तो नॉर्थ भी पूरा हिला हुआ है, और साउथ का सिनेरियो भी बहुत अच्छा नहीं है। वो वाला सिनेरियो में बंगाल में महिपाल का रूल इस्टेब्लिश होता है, और ये स्थिति में भी महिपाल अपना एक अच्छा प्रशासन इस्टेब्लिश करने का कोशिश करता है। इसीलिए महिपाल एक इम्पोर्टेंट रूलर है, इसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद में याद रखना है रामपाल और मदनपाल के बारे में। तो ये टोटल 8 रूलर को याद रखना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन सब के बीच में कोई रूलर नहीं आया, इन सब के बीच में बस इतना ही रूलर है। और भी कई रूलर है, लेकिन हम लोग को सब रूलर को जानने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उतना ही कवर हो सकता है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ये 8 रूलर भी अगर याद हो गया तो पाल डायनेस्टी से अगर क्रोनोलॉजी सजाने के लिए आ जाता है तो वो सजाया जा सकता है। तो ये हम लोग का गोपाल का कहानी हो गया। गोपाल में त्रिपक्षीय युद्ध में हम लोग ये देखे कि धर्मपाल को हराया गया है, वत्सराज के द्वारा हराया गया है, जो कि एक गुज्जर प्रतिहार शासक है, और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के द्वारा हराया गया है। यहाँ से ये बात को याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं गुज्जर प्रतिहार रूलर में। गुज्जर प्रतिहार, जिसके बारे में बताया जाता है कि लक्ष्मण, जो कि रामायण का लक्ष्मण है, उसका वंशज है। और ये बात हम लोग को ग्वालियर प्रशस्ति में ये उल्लेख हम लोग को मिलता है। और इसका क्रोनोलॉजी अगर बात करें तो सबसे पहला नागभट्ट फर्स्ट आएगा सबसे पहला। उसके बाद आएगा वत्सराज, जिसने कि धर्मपाल को हराया था। और वत्सराज ने कन्नौज में भी जाकर के चक्रायुध को हराया था। मतलब जो कि कन्नौज का इंडिपेंडेंट रूलर है, उसको भी वत्सराज ने हराया है। तो नागवत फर्स्ट पहला रूलर हो गया, वत्सराज दूसरा रूलर हो गया, और नागवध सेकंड, ये तीसरा रूलर हो गया। तो ये तीनों रूलर प्रतापी रूलर है, ये तीनों रूलर को याद रखना है। उसके बाद रामभद्र, और उसके बाद मिहिर भोज। मिहिर भोज को स्पेशल याद रखना है, क्योंकि मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण किया था, और बहुत ज्यादा युद्ध में विश्वास नहीं किया। और इसने साहित्य प्रेमी या मंदिर प्रेमी इस तरह का बात, मतलब कि युद्ध में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था मिहिर भोज। इसका एक सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने का मिहिर भोज ने कोशिश किया था। तो ये कितना हो गया? नागवत फर्स्ट, वत्सराज, नागवत द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज। इसके अलावा जो 4 रूलर है, जो कि गुर्जर प्रतिहार का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, जो कि है महेंद्र पाल, महिपाल, राज्यपाल और यशपाल। यहाँ से क्रोनोलॉजी अक्सर पूछा जाता है, और मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि जहाँ पर एक जैसा रूलर सुनने को मिल रहा है तो वहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और यूजीसी नेट क्वेश्चन यहाँ से बनाता है, अक्सर बनाता है। तो ये महेंद्र पाल, महिपाल, राज्यपाल और यशपाल, ये चारों को स्पेशल याद रखना है, और ऊपर का पांचों को स्पेशल याद रखना है। तो ये वाला क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छा से ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है अक्सर। एक बार फिर यहाँ पर देखते हैं। नागवत फर्स्ट पहला रूलर है, वत्सराज, जिसको कि ध्रुव ने हरा दिया था वत्सराज को। और ध्रुव कौन है? ध्रुव राष्ट्रकूट शासक है एक। उसके बाद है नागवत द्वितीय, जिसको गोविंद तीर्थ हरा देता है नागवत द्वितीय को। उसके बाद मिहिर भोज। तो ये चारों को याद रखना है ये स्पेशल तौर पर। और नीचे का जो ये चारों है, महेंद्र पाल, महिपाल, राजपाल, यशपाल, इसको क्रोनोलॉजी के बेस पे ही याद रखना है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इन सब के बीच में कोई दूसरा रूलर नहीं रहा होगा। दूसरा रूलर भी इन सब के बीच में है, लेकिन हम लोग को उतना डिटेल्ड में नहीं जाना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रकूट के ऊपर। आप खुद यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। गुज्जर प्रतिहार, जिसका कि 200 साल तक रूल करता है,
पाल डायनेस्टी जो कि 300 साल तक रूल करता है, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो कि 200 साल तक रूल करता है। और ये सभी एक दूसरे का कंटेम्पररी है, समकालीन है। इसीलिए सब एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है, कन्नौज के लिए वो युद्ध कर रहा है। और सभी इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला एरिया है, कोई भी कभी भी, और सबका टाइम फ्रेम लगभग लगभग एक ही चल रहा है। तो इसीलिए क्रोनोलॉजी अगर याद हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम लोग राष्ट्रकूट पे चलते हैं, जो कि इसी बार पूछा गया क्वेश्चन है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रकूट के क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका स्टेब्लिश जो है वो दंती दुर्ग के द्वारा किया जाता है, और दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भाधान महायज्ञ भी कराया था। दंती दुर्ग इसको स्टेब्लिश करने के बाद उत्तराधिकारी कृष्ण फर्स्ट है। कृष्ण फर्स्ट के बारे में एक चीज ध्यान देना है कि एलोरा का शिव मंदिर जो है वो कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनाया जाता है। हालांकि ये आर्किटेक्चर वाला एरिया है जिसको कि हम लोग अलग से कवर करने वाले हैं। अभी जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस को कवर कर रहे हैं, राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आया, कौन सा राजा आया, कौन सा राजा गया, कौन सा राजवंश स्टेब्लिश था, हम लोग सिर्फ यही कवर कर रहे हैं। इसीलिए अभी ना हम लोग अर्थव्यवस्था को कवर कर रहे हैं, अभी ना हम लोग समाज कवर कर रहे हैं, अभी ना हम लोग सांस्कृतिक विविधता को कवर कर रहे हैं, ना लेखक को कवर कर रहे हैं, साहित्य को भी हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग का फोकस है पॉलिटिकल चेंजेस को कवर करना। अगर ये वाला एंशियंट इंडिया का अगर पॉलिटिकल चेंजेस अगर एक बार पकड़ में आ गया तो फिर इसके अंदर बाकी सबको पिरोया जा सकता है। इसके अंदर सोसाइटी को घुसाया जा सकता है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स को घुसाया जा सकता है, इसके अंदर कल्चर को घुसाया जा सकता है, और इसके अंदर लिटरेचर को भी घुसाया जा सकता है, आर्किटेक्चर को घुसाया जा सकता है। लेकिन पहले हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि ये वाला टाइम फ्रेम कौन से राजा का टाइम फ्रेम है। क्योंकि अगर राजा अगर पता चल जाता है तो उसके द्वारा किया गया काम भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मिहिर भोज ने युद्ध नहीं किया तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसके द्वारा या तो मंदिर बनवाया गया होगा, या तो कुछ लेख लिखा गया होगा, सांस्कृतिक विजय करने का कोशिश किया गया होगा। इसीलिए राजा जो है वो इम्पोर्टेंट है इतिहास में। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं, राष्ट्रकूट हम लोग कवर कर रहे थे। सबसे पहले दंती दुर्ग है, उसके बाद कृष्ण फर्स्ट है, उसके बाद ध्रुव है। ध्रुव एक प्रतापी शासक है जिसने वत्सराज को हराया, जिसने धर्मपाल को भी हराया है। उसके बाद है गोविंद तीर्थ जिसने कि नागभट्ट द्वितीय को हराया है। उसके बाद है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के द्वारा राइटिंग लिखा गया है। अमोघ वर्ष कवि राजमार्ग लिखता है, अमोघ वर्ष कन्नड़ में लिखता है, इसीलिए अमोघ वर्ष एक इम्पोर्टेंट रूलर है। उसके बाद इंद्र तृतीय, उसके बाद कृष्ण तृतीय, उसके बाद अमोघ वर्ष द्वितीय, उसके बाद गोविंद चतुर्थी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। ये बहुत लंबा टाइम फ्रेम ये लोग का है, इसीलिए बहुत ज्यादा रूलर लोग आता जाता है। लेकिन हम लोग को हर रूलर को कवर करने का जरूरत नहीं है। अगर इतना भी अगर याद हो जाता है, दंती दुर्ग से लेकर के कृष्ण थर्ड तक अगर याद हो जाता है, टोटल 8 रूलर, तो फिर काम बन जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन इस बार पूछा था ध्रुव से लेकर के गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, इतना सारा इस बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से आए दिन क्वेश्चन बनते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हर साइकिल में यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछने लगे तो ये था हम लोग का क्रोनोलॉजी। तो उम्मीद करता हूँ कि पाल का पूरा क्रोनोलॉजी, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, रामपाल, मदनपाल, ये पाल का क्रोनोलॉजी। उसके बाद गुज्जर प्रतिहार का क्रोनोलॉजी, नीचे में महेंद्र पाल, महिपाल, राज्यपाल और यशपाल। एक चीज ये ध्यान देना है कि महिपाल जो कि गुज्जर प्रतिहार राजा है, और गोपाल जो कि अच्छा ये महिपाल जो कि पाल डायनेस्टी का राजा है। तो ये दोनों का नाम एक है लेकिन दोनों अलग अलग रूलर है। महिपाल के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, जो कि राजेंद्र चोल के द्वारा नॉर्थ पे अटैक किया जाता है, और ये महिपाल गुज्जर प्रतिहार वंश का रूलर है। तो बहुत सारा रूलर का नाम एक जैसा है। भोज परमार भी हम लोग देखे, मिहिर भोज एक रूलर का नाम है मिहिर भोज, और आगे हम लोग को परमार वंश में मिलेगा एक एक रूलर का नाम है भोज परमार। तो ये सब में कंफ्यूजिंग करने वाला एरिया है, इसीलिए मैं आप लोग को थोड़ा दबाव दे करके ये बात कहना चाहता हूँ कि ये वाला एरिया बहुत ही अच्छा तरह से कवर होना चाहिए। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी हो गया। अब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात जो कि जो छूट गया है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो भोपाल में उदंतपुरी मठ का स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाया गया था।
200 गांव नालंदा को दिया था। उसके बाद देवपाल ने 5 गांव नालंदा को दिया था। मिहिर भोज को हराया जाता है देवपाल के द्वारा। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये सुलेमान। सुलेमान के बारे में ध्यान देना है कि पाल डायनेस्टी में भी ये दो देवपाल का जो टाइम फ्रेम है ये पाल डायनेस्टी के लिए मतलब सुलेमान का यही टाइम फ्रेम रहता है। और उसके बाद एक और है अल मसूदी। गुज्जर प्रतिहार वंश के टाइम फ्रेम में ये दोनों अरबी यात्री है। और ये दोनों अरबी यात्री होने के बाद भारत भ्रमण करता है। और एक देवपाल के दरबार में आता है और एक आता है गुज्जर प्रतिहार के दरबार में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कुछ कुछ विदेशी यात्री को दे दिया जाता है और उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि फायान हो गया, जैसे ह्वेनसांग हो गया, जैसे इत्सिंग हो गया। ये तीनों के बारे में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, किसके दरबार में आया था और क्या इम्पोर्टेंस है। फायान और ह्वेनसांग के बारे में हम लोगों ने डिटेल से कवर किया था, कितना साल रहा, कितना बौद्ध टेक्स्ट लिखा, क्यों आया था, कहाँ कहाँ गया। हम लोग हर चीज इसका कवर कर चुके हैं। अभी सुलेमान और अल मसूदी को याद रखना है कि एक आया है पाल डायनेस्टी में और एक आया है अल मसूदी में। और अगर इसको क्रोनोलॉजी सजाने के लिए दे दिया जाता है तो सुलेमान पहले होगा और अल मसूदी बाद में होगा। तो एक चीज तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। उसके बाद राजपूत में मान लीजिए कि इसकी राजधानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर से यदि देखना चाहे तो दंती दुर्ग, कृष्ण फर्स्ट, ध्रुव, गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय, ये दोनों के बीच में अमोघ वर्ष का टाइम फ्रेम है। इसीलिए अमोघ वर्ष को कंफ्यूजन नहीं करना है। यही वाला मेरा कंफ्यूजन हो गया था और इस बार मेरा क्वेश्चन ये वाला गलत हो गया था, तो इसको ध्यान देना है। उसके बाद जो ये कृष्ण थल है, ये चोल शासक परांतक फर्स्ट से भी लड़ाई करता है, जिसको कि तकोलम का युद्ध कहा जाता है, 949 वाला युद्ध। यहाँ से भी पीवाईक्यू पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग अभी चोल कवर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अभी नहीं जाने वाला है। लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट युद्ध रहता है, चोल वर्सेस राष्ट्रकूट के बीच। तो जब हम लोग चोल कवर करेंगे तो ये वाला युद्ध को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। अमोघ वर्ष में एक इम्पोर्टेंट है कि कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग का रचना किया गया था और सुलेमान जो है वो अमोघ वर्ष के दरबार में आया था। अमोघ वर्ष के दरबार में दो राइटर, एक है झील सेन और एक है सत्तायन। इनके द्वारा अमोघ वृत्ति का रचना किया गया था, जो कि एक प्राइमरी सोर्स है राष्ट्रकूट का हिस्ट्री जानने के लिए। तो इतना कुछ। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे महिपाल, जो कि गुज्जर प्रतिहार का जो रूलर है, महिपाल, इसके बारे में एक चीज और ध्यान देना है कि इसके दरबार में एक राइटर है जिसका नाम है राजशेखर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारा राइटिंग लिखा गया है, जैसे कि काव्य मीमांसा, जैसे कि कर्पूर मंजरी, जैसे कि बाल रामायण, जैसे कि बाल भारत, जैसे कि विदसाल भंजिका। तो ये सब सारा राइटिंग जो है वो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। और पेपर 2 में जहाँ पे हम लोग का लास्ट का 10 क्वेश्चन रहता है, जो कि है पैसेज वाला क्वेश्चन, वहां से भी ये वाला एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसका राइटिंग है, काव्य मीमांसा का हो सकता है कि कुछ 5-6 लाइन वहां दे दिया जाएगा, या कर्पूर मंजरी का कुछ कुछ लाइन वहां दिया रहेगा और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि ये किस किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। या फिर सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, आगे भी बनने का चांस हमेशा रहता है। तो राजशेखर के बारे में याद रखना है कि महिपाल के दरबार में था और कौन कौन सा राइटिंग इसके द्वारा लिखा जाता है। इसी तरह हम लोग एक पहले कवर कर चुके हैं कालिदास। कालिदास ने भी बहुत सारा राइटिंग लिखा था, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। मेघदूत लिखा गया था, विज्ञान शकुंतलम लिखा गया था, रघुवंशम लिखा गया था। और भी जो गद्य और पद लिखा गया था, हम लोग कालिदास के बारे में भी कवर कर चुके हैं, इसलिए वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज तो ये हो गया हम लोग का पूरा 750 से लेकर के 750 से लेकर के 1000 ईडी तक का ये टाइम फ्रेम में यही पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पॉलिटिकल चेंजेस आप लोग को समझ में आया होगा। कंटिन्यूअस अगर आप देखेंगे, कंटिन्यूअस अगर आप ऑडियो लगा करके यदि आप सुनेंगे, यदि आपके हाथ में पेन है, पेपर है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू में इंक्लूड करने का मैंने कोशिश किया है और ढेर सारा पीवाईक्यू इसमें इंक्लूड है। मेरे पास, मैं तो अभी यहाँ पे पीवाईक्यू नहीं लेके आया हूँ, कुछ कुछ पहले मैंने पीवाईक्यू आप लोग के साथ डिस्कस किया था।
तो जब भी मौका मिलता है मैं आप लोग के पीवाईक्यू भी ला करके डिस्कस करता हूँ। लेकिन अभी अभी इस वीडियो में पीवाईक्यू आप लोग के लिए एक भी नहीं है। लेकिन ढेर सारा पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप जब पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे या फिर मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो फिर वहां पे पता चलेगा कि ये वाला सेगमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, एक लास्ट चीज जो कि बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला रहता है। तो एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो साउथ का डायनेस्टी है, साउथ का डायनेस्टी में कौन कौन रूल कर रहा था एक बार हम लोग वो देखते हैं। जैसे कि ये जो महाराष्ट्र कर्नाटक वाला एरिया था, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सातवाहन को कवर किए थे। और इससे भी पहले हम लोग अगर चलेंगे तो हम लोग एक अश्वक को कवर किए थे महाजनपद काल में। उसके बाद हम लोग ब्रह्मगिरी को कवर किए थे मौर्य काल में। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था वो था सातवाहन, जिसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जैसे कि यागी श्री सतकर्णी, जैसे कि बाल श्री सतकर्णी, जैसे कि हाल। तो ये सब सातवाहन का इंपॉर्टेंट रूलर है जो कि हम लोग पोस्ट मौर्य में कवर किए थे। उसके बाद वकाटक जो कि हम लोग गुप्ता डायनेस्टी में कवर किए थे, जिसका कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का शादी किया था वकाटक नरेश के साथ। उसके बाद चालुक्य का हम लोग एक लंबा क्रोनोलॉजी को कवर किए थे, जो इस बार क्वेश्चन पूछ भी लिया था वहां पर से। एकदम सेम टू सेम वही क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था। यदि आप प्रीवियस क्लास को देखेंगे तो वो क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, चालुक्य का क्रोनोलॉजी, जहाँ पे विजय सेन सब के बारे में बात किया गया था। और चालुक्य के बाद आज हम लोग राष्ट्रकूट को कवर कर लिए हैं। और राष्ट्रकूट के बाद पोस्ट चालुक्य स्टेब्लिश होगा। जब हम लोग ये वाला चालुक्य कवर कर रहे थे, मतलब पिछला क्लास में, वहां ही मैंने आप लोग को मेंशन किया था कि राष्ट्रकूट के बाद फिर से एक बार चालुक्य स्टेब्लिश होगा, जिसको कि पोस्ट चालुक्य कहेंगे। ये वाला एरिया है महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला एरिया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश और ऊपरी तमिलनाडु वाला एरिया में इक्ष्वाकु को हम लोग कवर किए थे। उसके बाद पल्लव को कवर किए थे, जिसमें कि महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर था पल्लव डायनेस्टी में। और फिर चोल रूलर जो कि अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। जब हम लोग साउथ को कवर करेंगे तब हम लोग रूलर को कवर करेंगे। तो ये साउथ का डायनेस्टी कौन किसके बाद आया और किसका किंगडम कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। अधिकतर को यही कंफ्यूजन में वो रहते हैं कि कौन सा एरिया में कौन सा रूलर रहा है, और किसके बाद कौन सा रूलर रहा है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला एरिया है। इसीलिए मेरा कोशिश है कि आप लोग को कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, और ये वाला पूरा क्रोनोलॉजी आप लोग के उंगली पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ढेर सारा क्वेश्चन ये वाला एरिया से पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो इस तरह करके हम लोग का 750 से लेकर के 1200 ईडी तक का टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है। और ये मेनली त्रिपक्षीय संघर्ष का टाइम फ्रेम रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग के लिए ये फायदेमंद है या नहीं है। और कुछ सुधार अगर इसमें अगर आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। लाइक या डिसलाइक देके अपना फीडबैक जरूर देना है। और इसमें कुछ कुछ नया चीज ऐड करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस चैनल का नाम अब चेंज हो गया है। इस चैनल का नाम अब अनुसंधान हो गया है। अनुसंधान, DHAAN, अनुसंधान। तो अब बारात लर्निंग से चेंज होकर के इसका नाम अब अनुसंधान हो गया। तो कुछ कुछ मॉडिफिकेशन का मुझको लगा जरूरत है, तो मैं अपने साइड से कुछ कुछ कर रहा हूँ। यदि आप लोग को कुछ सजेशन है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टेलीग्राम पर हम लोग काम करने वाले हैं, तो उसमें भी हम लोग काम करने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।